नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के हम किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन बृहत रूप से करते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब उसकी जन्म कुंडली से तलाशने की हम कोशिश करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा बृहत रूप से इसी तरह से किया जाए, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली को किस तरह से देखा जाता है, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके द्वारा पूछे गए सवालों को जन्म कुंडली से किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो इसके लिए आप इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इनके विषय में या इनके जन्म के विवरण से हम शुरुआत करते हैं, फिर जन्मकाल का पंचांग, तब तक आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा और फिर हम इनकी जन्म कुंडली के अध्ययन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके जन्म की तिथि 28 सितंबर 1998 ऊपर लिखी भी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। 28 सितंबर 1998 रात के 3:10 3:10 AM पर इनका जन्म है और जन्म स्थान है ओरई, उत्तर प्रदेश। इस वीडियो को पॉज करके आपके पास जो भी एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन है या जिसमें जन्म कुंडली तैयार होती है उस सॉफ्टवेयर में इन डिटेल्स को फिल करके इनकी जन्म कुंडली को बना लीजिए। तब तक मैं इनके जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूँ। ये रविवार के दिन जन्मे हैं, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। राक्षसगण वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है। मंगल राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है सिंह लग्न की। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंह लग्न जो कि अग्नि तत्व का लग्न है और वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व की राशि है, तो अग्नि तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि, अब अग्नि और जल का समावेश नहीं बनता, जिस वजह से जातक के जीवन काल में जब तत्वतः नहीं मैच होता है तो जातक के जीवन काल में संघर्ष की अधिकता बढ़ जाती है। परंतु एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि लग्नेश सूर्य बनेंगे और राशिश सिंह राशि के अधिपति सूर्य बनेंगे, तो लग्नेश सूर्य हो गए और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल बनेंगे, अर्थात राशिश मंगल हो गए। तो सूर्य और मंगल आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, अतः हम कहेंगे कि लग्नेश और राशिश मित्र हैं, अर्थात लग्नेश और राशिश के मित्र होने की वजह से जातक के जीवन काल में संघर्ष में कुछ हद तक कमी तो हमें देखने में अवश्य मिल जाएगी। अब चलते हैं हम इनकी जन्म कुंडली की ओर। तो सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं? सिंह लगन के लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। अगर देखा जाए शरीर में तो कमर से ऊपर का भाग जो इनका होता है वो पुष्ट होता है। लोअर बॉडी के कंपैरिजन में अपर बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड होती है। थोड़ा सा उदासीन जरूर होते हैं परंतु डिसिप्लिन्ड बहुत ज्यादा अनुशासित होते हैं और हर काम को अनुशासन के साथ में करते हैं। इस लग्न में जो दो कमियां देखने में आती हैं वो पहला है क्रोध, दूसरा है अहंकार और एक कमी आप इसको कह लीजिए या आप इसको जो भी कह सकते हैं कि सिंह का स्वभाव, शेर का स्वभाव, पेट भरा होने पर ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं। हालांकि राशि इनकी वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि होने के चलते मंगल का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आएगा जो कि इनको ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। लग्न में मंगल जाकर के बैठे हुए हैं तो लग्नगत मंगल का स्वभाव होता है, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति को ऊर्जा से भर देते हैं, व्यक्ति को ऊर्जात्मक बनाते हैं। अब अग्नि तत्व की लग्न में अग्नि तत्वीय ग्रह मंगल आकर के बैठा, फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर क्रोध की मात्रा भी अधिक देखने में मिल जाएगी। राशि जरूर जल तत्वीय है परंतु ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का चिन्ह होता है बिच्छू, जो वक्त पड़ने पर डंक मारने से छोड़ता नहीं है। तो वृश्चिक राशि में भी क्रोध कहीं ना कहीं देखने में आ जाता है। अब इसके बाद में अगर हम इस कुंडली पर चर्चा करें तो सिंह लग्न की कुंडली है और मघा नक्षत्र में इनका लग्न है, अर्थात केतु के नक्षत्र में, और केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। अब व्यक्ति क्रोधी भी है और व्यक्ति को भ्रम भी रहता है क्योंकि केतु का प्रभाव है भ्रमात्मक स्थिति को जन्म देना और लग्न का केतु के नक्षत्र में होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रमित करके रखने वाला होता है। लग्न के अधिपति सूर्य बन जाते हैं, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का जाकर के द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में बैठना इस बात की सूचना देता है कि जातक के पास में धन होता है। परंतु सूर्य को भले ही वो आपके लग्नेश है लेकिन सूर्य में तेज है, सूर्य में ऊर्जा है, सूर्य में अग्नि है। द्वितीय भाव हम पुरुष की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो सीधी आंख का होता है। तो द्वितीय भाव में सूर्य जैसे ग्रह का जाकर के बैठ जाना, हालांकि प्लस पॉइंट है कि उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव अर्थात इस व्यक्ति की
जो दाई नेत्र है, राइट आई में सूर्य जैसे ग्रह का जाकर के बैठ जाना आंखों से संबंधित परेशानी देखने में आ सकती है उम्र के साथ में, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। लग्न में मंगल का प्रभाव मैंने आपको बताया। अब लग्न में राहु बैठे हैं, लग्न में जाकर के राहु का बैठना और मंगल राहु दोनों एक ही नक्षत्र में है, तो यहाँ अंगारक योग की भी गणना होगी, जो कि जातक को क्रोधी और धैर्य की कमी वाला बनाएंगे। परंतु मंगल जो कि भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हैं और इस जन्म कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक होते हैं, तो मंगल का लग्न में होना प्लस पॉइंट है। अब बात आ जाती है लग्न में राहु का होना। तो सिंह लग्न की जन्म कुंडली में राहु कोई कारक ग्रह तो है नहीं, परंतु सिंह राशि जो है ये सूर्य की राशि है, जो कि ग्रहों की राजा की राशि है, और इस राशि में आकर के हर एक ग्रह बुरा प्रभाव तो कम से कम नहीं देता, क्योंकि राजा के घर में जाकर के भी कोई भी बुरा प्रभाव नहीं दे सकता है। फलस्वरूप लग्न में राहु का होना भी व्यक्तित्व को भ्रमित तो करेगा, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर यह बन जाता है कि ऐसा जातक दूसरों के धनों का उपभोग भी करता है, तो इस तरह से उपभोग करता है जैसे वो उसका स्वयं का धन हो। तो आज के इस परिवेश में ये चीज तो प्लस पॉइंट है, और इनके विषय में जब मैं आगे बताऊंगा तो इस लग्न के राहु का पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने में मिलेगा। हाँ, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो लग्न में राहु का होना व्यक्ति को चिड़चिड़ा, मंगल का स्वभाव भी चिड़चिड़ा, तो राहु वहां पर उसको बढ़ाने वाले होंगे, धैर्य की कमी लाएंगे और भ्रम भी व्यक्तित्व में होगा। अब बड़ी बात है कि मंगल का लग्न में होना व्यक्ति ज्यादा सोचता नहीं और तत्क्षण निर्णय ले लेता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने की वजह से और भ्रम में निर्णय लेने की वजह से जातक के काम भी बिगड़ते होंगे। धनेश धन भाव में ही बैठे हुए हैं बुध और 12 अंश पर है, तो कहीं ना कहीं इनको हम उच्च राशि में मानेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में, तो धनेश का धन भाव में होना जो कि इस कुंडली में लाभेश भी बन जाते हैं। तो यो यो भाभा स्वामी दृष्टो युक्तो वा तस्य भावस्य वृद्धि। अगर कोई ग्रह अपने भाव में बैठा हो या अपने भाव को देखता हो तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है, अर्थात इनके धन भाव की वृद्धि हम कहेंगे। और सूर्य और बुध की युति जो कि लग्नेश और धनेश प्लस लाभेश की युति जन्म कुंडली के धन भाव में हो, तो ऐसे जातक के जीवन काल में कभी भी धन की कमी तो नहीं देखने में मिलती। तो ये इस कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तृतीय भाव बन जाते हैं, तृतीय भाव के अधिपति शुक्र जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं नीच राशि में, जो कि कहीं ना कहीं पराक्रम से धन के आगमन को दर्शाते हैं। वैसे भी वो दशमपति होकर के धन भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से ही धनवान बनता है। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल लग्न में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और चतुर्थ भाव में व्ययपति चंद्रमा का आकर के बैठ जाना इस बात की भी सूचना देता है कि व्यक्ति स्वदेश में रहे तो स्वदेश में भी ठीक है, विदेश में जाए तो विदेश में भी ठीक है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी, घर में कलह का वातावरण देखने में मिल सकता है, परंतु ऐसा जातक भूमि भवन के सुखों से संपन्न होता है। स्पेशली भूमि का सुख ऐसे जातकों को जन्मजात पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति गुरु बन जाते हैं, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो पंचमेश का सप्तम भाव में जाना ना बहुत अच्छा कहेंगे, ना इसको बहुत खराब कहेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि पंचमेश गुरु हैं जो कि धन के कारक भी हैं, सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ के कारक ने लाभ भाव को देखा, तो फलस्वरूप लाभ की स्थिति ठीक, और गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो व्यक्तित्व को एक तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देती है, और व्यक्तित्व को आप चमक उठते हैं, आप दमक उठते हैं, आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाली होती है। तो जो मंगल और राहु की युति से जो व्यक्तित्व में कमी आ रही थी, वो गुरु की दृष्टि पड़ जाने से कुछ हद तक न्यूट्रल होती हुई दिखाई पड़ती है। षष्ठ भाव के अधिपति शनि बन जाते हैं। शनि इस लग्न कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में मारक होते हैं, और षष्ठेश और सप्तमेश होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो षष्ठेश का जाकर के भाग्य भाव में होना भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है, लेकिन भाग्येश लग्न में है तो भाग्य का साथ मिल जाता है। परंतु सप्तमपति भाग्य भाव में नीच राशि में है, मंगल केंद्र में है, तो उनका नीच भंग हो रहा है। वैसे भी नीच का ग्रह वक्री हो तो उच्च के समान फल देने वाला होता है। जब भी आपका विवाह हो, जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह हो, और दूसरी चीज सप्तमपति का जाकर के भाग्य भाव में बैठना इस बात की सूचना देता है कि पत्नी के आने के बाद में आपके भाग्य का साथ आपको ज्यादा देखने में मिलेगा। षष्ठपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जातक को रिस्क लेनी होती है। अगर वो अपने जीवन काल में रिस्क लेता है तो उसका भाग्य उसका साथ देता है। घुटने से ऊपर जो थाइज वाला पोर्शन होता है, जांघ का जो एरिया होता है, वहां पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, दर्द की शिकायत आपको आगे चल करके देखने में मिल सकती है। दशम भाव के अधिपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे, मैंने बताया कि ये ठीक है। नीच राशि में जरूर हम उस पर चर्चा करेंगे, परंतु नीच भंग हो रहा है क्योंकि बुध वहां पर उच्च राशि में बैठे हैं। लेकिन दशमपति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना ठीक है, अपने से नवम पंचम के योग में है, और कर्मपति का जाकर के धन भाव में बैठना श्रेष्ठ फलप्रदायक ही बनता है। लाभ भाव के अधिपति जाकर के धन भाव में बैठे, महाधनी योग मैंने सिद्ध किया, और गुरु की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है लाभ भाव पर, तो वैसे ही जातक के पास में लाभ की स्थिति तो बनी रहती है। व्ययपति चंद्रमा बन जाते हैं, हालांकि चंद्रमा को व्ययेश का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी व्ययपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह का लीगल मैटर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के ना हो। कभी भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदें
तो उसका बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन करके ही आप प्रॉपर्टीज को खरीदें, नहीं तो प्रॉपर्टी के कोर्ट में जाने की संभावनाएं बनती हैं। बाकी स्वदेशपति आपके स्वदेश भाव को देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि अगर आप स्वदेश में रहते हैं तो भी ठीक हो, विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मुझे ठीक दिखाई पड़ता है। अब जो कि पंचांग से संबंधित, तो रविवार के दिन आपने जन्म लिया है, निसंदेह आपका जन्म रात का है, यानी कि सुबह के 3:10 का। तब आकाश में अगर आप जाकर के उस समय पर देखेंगे तो सूर्य आपको नहीं देखने में मिलेंगे, अर्थात वो रात का जन्म माना जाएगा, जिसके चलते सूर्य को षड्बल में जो काल का बल है वो तो कम है, परंतु रविवार के दिन जन्म होने की वजह से आपको, आपके सूर्य को भी षड्बल में बल मिल रहा है, क्योंकि जन्म आपका रविवार का है। और रविवार के दिन जन्म होने की वजह से, तो आपका लग्न ही सिंह है, और रविवार के दिन जन्म होने की वजह से थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है। एक चीज और देखने में आती है कि चीजें बनी बनाई नहीं मिलती, बनानी पड़ती हैं। तो व्यक्ति जब बना करके आगे बढ़ता है तो अहंकार आना तो स्वाभाविक है। वैसे भी गुरु की दृष्टि लग्न पर है तो ज्ञान आपके पास में होगा, और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो उसके अंदर भी थोड़ा सा अहंकार तो होता ही होता है। और तत्व के विषय में मैंने बताया, अब मैं इनके विषय में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1998 का इनका जन्म है, 24 साल की इनकी उम्र है, 24-20 साल ये सितंबर में कंप्लीट करेंगे। इन्होंने बीएससी मैथ्स किया हुआ है, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, पॉलिटेक्निक भी मतलब शिक्षा इन्होंने काफी की है, और वर्तमान समय में लॉ की भी पढ़ाई कर रहे हैं। मेनली जो भी इन्होंने शिक्षा हासिल करी है उससे संबंधित इनका कुछ भी करियर नहीं है, और ये राजनीति से संबंधित, राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीति में आगे क्या स्थिति होगी ये जानना चाहते हैं। पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ये रह चुके हैं। तो मेनली इनका कंसर्न राजनीति से संबंधित है। हालांकि इन्होंने टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेकर के फोन पर बात करके भी जन्म कुंडली दिखवाई हुई है, तो इनके पास में उपाय वगैरह भी हैं जो कि मुझे लगता था कि इनको कराने चाहिए। और मेनली ये जानना चाहते थे अपनी संपूर्ण जन्म कुंडली के विषय में, तो इन्होंने वीडियो बनवाने के लिए अप्लाई किया है। चलते हैं अब इनके प्रश्न की ओर। इन्होंने पूछा है कि धन का आगमन कब होगा। आपकी जन्म कुंडली में लाभपति और धनपति बुद्धि बन जाते हैं, जाकर के धन भाव में बैठे हैं, और शुक्र की महादशा आपको चल रही थी जो कि नीच राशि में थे, लेकिन शुक्र में बुध का अंतर, और शुक्र में बुध का अंतर आपको 11 अप्रैल 2022 से ही शुरू हुआ है, जो कि अभी 1 महीना ही हुआ है। और बुध जाकर के धन भाव में बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि इस कुंडली के व्ययेश होते हैं। तो धनागमन का योग आपकी जन्म कुंडली में प्रारंभ हो चुका है, जो कि 11 अप्रैल के बाद से ही हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि 11 अप्रैल से धनागमन के योग शुरू हुए और 12 अप्रैल से आपके पास में धन आने लग जाए, तो एकाएक धन तो आता नहीं है। तो योग शुरू हुए हैं, धीरे धीरे करके जैसे समय आगे बढ़ेगा धनागमन के रास्ते आपकी जन्म कुंडली में पर्याप्त है, और धन इत्यादि को चिंता करने की आवश्यकता मुझे आपकी जन्म कुंडली में दिखाई नहीं पड़ती। तो धन की स्थिति इस कुंडली में ठीक है, और धनागमन के योग भी शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा आपको धन की स्थिति ठीक होते हुए देखने में मिलेगी। और वृश्चिक राशि से अगर हम देखें तो गुरु का गोचर जो चल रहा है पंचम भाव में, जो कि आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जो कि अभी 13 अप्रैल 2022 से ही प्रारंभ हुआ है, तो गोचर भी आपके लिए सपोर्टिव है। इट मींस कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में धन के योग शुरू हो चुके हैं और धनागमन के योग चल रहे हैं। प्रयत्न करिए, धनागमन के योग आपकी जन्म कुंडली में प्रबल है। एक चीज जो बताने से रह गई थी, चलित चक्र में अगर आप जाकर के देखेंगे तो चंद्रमा पंचम भाव का फल दे रहे हैं और गुरु जाकर के अष्टम भाव का फल दे रहे हैं, यानी कि स्वग्रही स्वराशि का फल दे रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में संशय है, एक व्यक्ति ने तो कॉल करके भी पूछा था, तो हमारे यहाँ उन्होंने नोट करके रखा, मुझसे पूछा कि चलित जैसे इन्हीं की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात इनकी जन्म राशि वृश्चिक है, परंतु जन्म कुंडली आप चलित कुंडली में जाकर के देखेंगे तो चंद्रमा धनु राशि में अगले भाव का फल देते हुए मिलेंगे। तो कंसर्न ये था कि राशि धनु होगी या वृश्चिक होगी। तो जो D1 चार्ट अर्थात लग्न कुंडली जो यहाँ लिखा हुआ है जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में अर्थात लग्न कुंडली D1 चार्ट में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि है। चलित का मतलब होता है कि वो ग्रह आगे वाले भाव का फल दे रहा है, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा पंचम का फल दे रहे हैं और गुरु जो है वो अष्टम का फल दे रहे हैं। तो बस इतना ही फर्क हो जाता है। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि धन के स्रोत क्या हो सकते हैं। लाभ भाव से धन के स्रोतों का विचार किया जाता है, और षड्बल में जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान हो उससे भी आप धन के स्रोतों का विचार करते हैं। तो लाभ भाव में बुध की राशि, तो बुध की राशि अर्थात वाणी बोल करके, कंसल्टेंसी का काम करके और राजनीति में भी बोलना ही होता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति से ही श्रेष्ठ धन का जो लाभ है वो हो सकता है। मंगल षड्बल में अत्यंत बलवान होकर के लग्न में बैठे हैं, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लॉ की फील्ड में भी चाहते हैं तो वहां से भी श्रेष्ठ धनागमन आपकी कुंडली में मुझे दिखाई दे रहा है। राजनीति में प्रदेश या राष्ट्रीय पद तक जा सकेंगे। देखिए
एग्जैक्टली आपका पद क्या हो सकेगा, इस बात की प्रिडिक्शंस तो निर्भर करेंगी देश काल और परिस्थिति पर, परंतु लग्नगत राहु का होना, जो कि मैंने बताया था, लग्न में राहु भी हो अगर, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन का उपभोग करने वाला होता है, अपना समझ करके, जब जैसा तब तैसा बोलने वाला होता है। वाणी भाव के अधिपति वाणी भाव में ही बैठे हुए हैं बुध, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा का स्वभाव भी है घटना और बढ़ना, तो ऐसा व्यक्ति जब जैसा तब तैसा बोलता है, तो वो राहु और बुध दोनों से आ रहा है। अर्थात एक राजनीतिक का गुण तो आपके पास जन्मजात है कि लग्न में राहु का होना और बुध का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना। दशम भाव के अधिपति नीच के हैं, परंतु जाकर के बैठे हुए हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य के साथ है। इस कुंडली में उच्च पद पर जाने के योग प्रबल हैं। थोड़ा सा ग्रहों को बल, हालांकि मंगल बलवान है आपके, मंगल भी उच्च पद दिलाने वाले होते हैं। थोड़ा सा सूर्य को हम बल और देंगे, नवमांश में तो वो ऑलरेडी उच्च के हैं मेष राशि में, तो नवमांश में सूर्य का उच्च का होना, मंगल का स्वग्रही होना, उच्च पद के योग आपकी जन्म कुंडली में प्रबल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। विवाह कब तक होगा और कैसा होगा? आपकी जन्म कुंडली के सप्तम पति भाग्य भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना, सप्तम भाव के अधिपति पर राहु की दृष्टि का पड़ना, लग्न का मंगल है, आप जन्म लग्न से मांगलिक है, और शुक्र का नीच राशि में होना दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। सप्तम भाव में भी देखा जाए नवमांश कुंडली के, तो सूर्य मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही है, निसंदेह गुरु की भी दृष्टि है, परंतु तीन पापक ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में और नवमांश कुंडली के सप्तम भाव पे, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी। सप्तम भाव में कुंभ राशि के होने के चलते जीवन साथी आपका थोड़ा सा उदासीन। केतु और गुरु की युति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बनती है, और शुक्र का नीच राशि में होना, अर्थात दाम्पत्य में कहीं ना कहीं कमजोर या जो कमी है वो आपको देखने में तो मिलने ही वाली है। वैसे भी सिंह लग्न के लोगों का जो दाम्पत्य होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो रिश्तों में प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी कम ही चलती है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जो है वो कम होता है, रिश्तों के साथ भी ये अनुशासन कर जाते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा दाम्पत्य में कमी दिखाई तो मुझे पड़ रही है। आपने पूछा था कब होगा, तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं, विवाह के जो आपको योग दिखाई पड़ते हैं वो सूर्य, और सूर्य की दृष्टि है आपकी कुंडली के मंगल भी, तो 2027 से 2028 के बीच में आपकी जन्म कुंडली से विवाह का योग बनता है। आपके जन्म स्थान से वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं, तो इन्हीं डायरेक्शन में प्रयास करिएगा। पहली चीज, जब भी आपका विवाह हो, जन्म कुंडली का बाकायदा मिलान करके हो। सप्तम पति शनिदेव है, तो जो विवाह है वो विलंबित होता है, ये तो आप जानते ही, अगर ज्योतिष के कार्यक्रम देखते हैं तो विलंब हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राहु की दृष्टि भी सप्तम पर है, केतु वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं, फलस्वरूप अगर बिना कुंडली मिलाए आपका विवाह होता है तो मुझे बोलने में कोई हिचक या परेशानी नहीं होगी कि विवाह टूट भी सकता है, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी नीच राशि में है, नवमांश में वो शनि के घर में है। अर्थात जब भी आपका विवाह हो, बकायदा जन्म कुंडली मिलाकर ही हो, अगर आप एक श्रेष्ठ या औसत दर्जे का दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो, क्योंकि दाम्पत्य में इस कुंडली में परेशानियां दिख रही हैं। वाहन सुख कब तक प्राप्त होगा? आपकी कुंडली के चतुर्थ पति लग्न में बैठे हैं, शुक्र का नीच राशि में हो जाना कहीं ना कहीं वाहन सुखों में कमी लाता है, लेकिन फिर भी आपकी जन्म कुंडली को देखा जाए तो शुक्र की महादशा में बुध का अंतर, बुध लाभेश और धनेश, मुझे लगता है कि 2024 के आसपास इस जन्म कुंडली में वाहन सुख के प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप प्रयत्न करें तो 2024 में आप वाहन ले सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपके रोग भाव के अधिपति शनि ही हैं, जाकर के भाग्य भाव में और रोग भाव को देख रहे हैं, जो कि रोग से सुरक्षा तो करने का काम करेंगे, लेकिन गुरु का अष्टम का फल देना और गुरु का सप्तम भाव में बैठना, मंगल का लग्न में होना राहु के साथ में, सरदर्द की शिकायत, माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है। दूसरी चीज, पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित परेशानी आपको अपने जीवन काल में देखने में मिलेगी। और सूर्य का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना, राहु का लग्न में होना, तला भुना मसालेदार खाने का शौक आपको हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वास्थ्य में परेशानी मेनली पेट से संबंधित, सर से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित और जोड़ों में हड्डियों में दर्द से संबंधित आपको देखने में मिल सकती है। तो स्वास्थ्य में ये परेशानियां हैं, और जब शुक्र में केतु का अंतर आएगा फरवरी 2025 के बाद, तब अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तब आपको देखने में ज्यादा मिलेगी। वर्तमान समय में भी आपको शनि की ढैया चल रही है, शनि चंद्रमा 6वें 8वें में बैठे हैं, तो यही जो मैंने परेशानियां बताई ये स्वास्थ्य से संबंधित देखने में आ सकती हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को बल मिलता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, परंतु चतुर्थ भाव आपकी छाती को दिखाता है। कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, जो कि कालपुरुष के सीने को दर्शाती है, और वहां पर चंद्रमा का जाकर के बैठ जाना के मद्रुम दोष में होकर के
कफ से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग की शिकायत भी आपको अपने जीवन काल में हो सकती है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। बाकी सर दर्द, सर की शिकायत, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह ना लें तो आपके लिए उचित होगा। पत्नी कैसी होगी? मैंने बताया पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा उदासीन होगा, हालांकि गुरु वहां जाकर के बैठे हैं, मंगल राहु की दृष्टि है तो थोड़ा क्रोधी भी होंगी, तो यही पत्नी का स्वभाव है। व्यापार कैसा रहेगा? कौन सा व्यापार कर सकते हैं आप? राजनीति में जाइए, राजनीति से श्रेष्ठ व्यापार आज की डेट में क्या होता है? फिर भी अगर आपने पूछा तो देख लेते हैं। लग्न सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में, सूर्य 7, 8, 9, 10 और बुध जाकर के मंगल के घर में, तो मंगल का काम आप कर सकते हैं। लाइजनिंग का काम, दलाली का काम, भूमि भवन का काम, जमीन का काम, सर्जरी मटीरियल का काम आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल सबसे ज्यादा बलवान भी मुझे दिखाई पड़ते हैं। और व्यापार भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि शादी होने के बाद में ही आप व्यापार की तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल का व्यापार करना ही आपके लिए श्रेष्ठ है और मंगल के व्यापार की तरफ ही आप आगे बढ़िए। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, तो शुरू करना चाहते हैं तो 2024 के बाद आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपने वही पूछा, व्यापार कब शुरू हो जाएंगे? बताया मैंने। रत्न कौन सा धारण करें? अगर आपको सरदर्द की शिकायत नहीं है, अगर आप अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं तो मूंगा आपको आजीवन पहन करके रखना है। लेकिन अगर आपकी क्रोध की बहुत ज्यादा अधिकता है और आपको सरदर्द की शिकायत है तो आप मूंगा तुरंत हटाएं या मूंगा ना पहने। माणिक्य अगर आप धारण करना चाहें तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य धारण करने में मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। प्रेम विवाह होगा? जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव के अधिपति जाकर के भाग्य भाव में। प्रेम विवाह के योग तो बनते हैं, परंतु लग्न में मंगल का होना, क्रोधी हैं आप, ज्यादा अपने मन की करते हैं, किसी की सुनते भी नहीं होंगे, और चौथी चीज डोमिनेटिंग भी होंगे, पॉजेसिव भी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेशनशिप के मामले में तो ठीक नहीं है। पंचम भाव और पंचमेश पर राहु की दृष्टि और पंचम अर्थात प्रेम के कारक को अगर देखा जाए तो शुक्र नीच राशि में है, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप को दर्शाता है। तो अगर मैं कहूं कि प्रेम विवाह के योग भी है तो लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे ब्रेकअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है, अगर आपका है तो। और जो मैंने स्वभाव आपका बताया वो आपका होगा, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह में दिक्कत है। वैसे भी आपके लिए उचित होगा कि आप अरेंज मैरिज, जो कि माता पिता की तरफ से रिश्ता है, वहीं करें, ताकि आपकी जन्म कुंडली का मिलान हो और आप एक सुखद वैवाहिक जीवन की कामना कर सकें। साझेदारी का व्यापार सफल होगा? सिंह लगन के हैं आप, राहु की दृष्टि सप्तम पर है, नहीं, कभी नहीं। अगर पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो पार्टनर से लड़ाई अलग होगी, व्यापार डूबेगा सो अलग। तो पार्टनरशिप में नहीं, व्यापार करेंगे तो स्वतंत्र करेंगे। वाहन, संपत्ति, सुख और आय एवं समृद्धि कब तक प्राप्त होगी? अगर इन तीनों को देखा जाए तो 2027-2028 के आसपास आपकी जन्म कुंडली में वाहन, संपत्ति और सुख सभी जो स्थितियां हैं वो मैं ठीक देख रहा हूं। अब बात आ जाती है सिंह लगन की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा आपने देखी, 20 साल की जो कि होती है और 23 साल की आपकी अभी उम्र है। तो पूरी शुक्र की महादशा में आपने अपना बाल्यकाल निकाल दिया, आपने अपनी टीन एज निकाल दी, जो कि इस लग्न कुंडली में कारक नहीं थे। परंतु 2026 के बाद में सूर्य की महादशा आने वाली है, जो कि राज्य, शासन, प्रशासन को दर्शाते हैं। राजनीति से आप जुड़े हुए हैं। राहु आपकी कुंडली के लग्न में ही बैठे हैं, नवमांश कुंडली में, वो मिथुन राशि में, मूल त्रिकोण कह लीजिए या उच्च कह लीजिए, मूल त्रिकोण माना जाता है वैसे तो। वृषभ में राहु को उच्च कहा गया है, मिथुन में मूल त्रिकोण, कुछ ऋषियों के मत में मिथुन में भी उच्च है। तो राहु आपकी कुंडली में बलवान है, सूर्य भी मैं बलवान ही समझता हूं, थोड़ा और बल देंगे, और मंगल आपका ऑलरेडी बलवान है, तो मेहनत तो आप कर ही लेते होंगे। इस कुंडली को अगर एक नजर में देखा जाए तो राजनीति में सफल होने के योग तो हैं, समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि शनि नीच राशि में बैठे हैं आपके और ये विलंब कराएंगे। लेकिन फिर भी सूर्य की दशा जो 2026 से शुरू हो रही है वो आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं गोल्डन पीरियड कहा जाएगा, और इसके चलते आप राजनीति में एक अच्छे पद पर जा सकते हैं अगर आप प्रयासरत रहें। भटकाव आपके मन में जो कि राहु की वजह से आ रहा है कि व्यापार भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लॉ भी कर लेते हैं, ये इन सब से हटके सिर्फ राजनीति पर अगर आप फोकस करें तो आप बिल्कुल एक सफल और श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में इस बात के पर्याप्त योग है। उपाय आपके पास में ऑलरेडी जो मैंने पीडीएफ बना करके भेजी थी वो होगी, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो सूर्य आराधना और विष्णु भगवान की आराधना आपको करनी है। चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं तो शिव जी की आराधना भी आपके द्वारा होती रहनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन। अगर आपको लगता है कि आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, इस जन्म कुंडली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। या अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई उपाय है जो कि आप चाहते हैं कि अगर इनसे कराया जाए तो इनकी लाइफ को हम और अच्छा बना सकते हैं, तो आपका उसके लिए भी स्वागत है। आप उपाय इनको दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट्स को भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आप अपने उपाय को लिख दीजिए जो कि अगर आपको लगता है इनसे कराएं तो हम इनके जीवन को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। विष्णु भगवान आपके इष्ट देवता हैं, अतः विष्णु भगवान की आराधना आपको आजीवन करते रहनी है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा बृहद रूप से इसी तरह से किया जाए, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख में उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।
फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।